हेलो फ्रेंड्स, साकार एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पटेल। दोस्तों, पीएससी 2020 बहुत ही टफ पेपर रहा है और जैसा कि मैं इससे पहले वीडियो में भी बता चुका हूं, इस पेपर में अगर आप 100 मार्क्स भी लेकर के आते हैं तो आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। बहुत ही टफ और कॉन्सेप्चुअल और लेंदी पेपर ये माना गया है, खासकर इंडियन सेक्शन का जो पेपर है। सेट ए पेपर 1 सामान्य अध्ययन में सेट ए के क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन किया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ आगे डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं बता दूँ, साकार एकेडमी 1 मार्च 2021 से बिलासपुर में पीएससी व्यापम और पीएससी मेंस की कक्षाएं शुरू करने वाला है। पीएससी मेंस की क्लासेस के लिए आप लोग यहाँ पर गाइडेंस ले सकते हैं। रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे और इन टेस्ट के माध्यम से आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाएगा। पीएससी प्री के जैसे क्वेश्चंस आए हैं, इस कॉन्सेप्चुअल स्टाइल में पढ़ाने के लिए साकार एकेडमी में हमारे टीचर्स जैसे कि मैं, विवेक पटेल और स्वप्निल सर, हम लोग जाने जाते हैं। और आप अपने n नंबर ऑफ क्वेरीज, जितने भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं, आप लोग यहाँ आकर के पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आपको एडमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस आइए और इसको एक डिस्कशन पैनल की तरह इस्तेमाल कीजिए, अपने नॉलेज को मजबूत बनाइए और इससे भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस पेपर के लिए आप तैयार हो सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीएससी 2020 प्री सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में क्वेश्चन नंबर 25 से 50। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, IRDAI ने किसकी अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु एक पैनल का गठन किया था? आंसर है बी, पी उमेश। IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंश्योरेंस के क्षेत्र का विनियमन करता है, बीमा क्षेत्र का विनियमन, और बीमा क्षेत्र के विकास के लिए ये नियम बनाता है। ठीक है, यह अर्धन्यायिक निकाय भी है। बीमा क्षेत्र में कोई भी शिकायत होती है तो उसकी सुनवाई भी करता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस रेगुलेशन के लिए, बीमा विनियमन के लिए बना है। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। अब IRDAI ने एक पी उमेश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, स्टैंडर्ड साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इन्होंने कहा कि भाई साइबर अटैक्स बहुत हो रहे हैं। साइबर अटैक होने की वजह से हमारे आईटी सिस्टम्स का नुकसान हो रहा है। आईटी सिस्टम का नुकसान होने से कंपनियों को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है और बहुत सारे जो इंश्योरेंस खरीदने वाले लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा है। तो साइबर अटैक की वजह से, साइबर अटैक्स में आते हैं आपका मालवेयर, रैंसमवेयर, ठीक है, हैकिंग, डिनायल ऑफ सर्विसेज। तो विभिन्न तरह के साइबर अटैक या हैकिंग की घटनाएं होने की वजह से आईटी सिस्टम्स को बहुत नुकसान हो रहा है और ये नुकसान आपका उस कंपनी के बिजनेस का नुकसान है जिसके ऊपर ये हमला हो रहा है। डेटा थेफ्ट, पर्सनालिटी थेफ्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें क्या है कि साइबर अटैक से बिजनेस में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कैसा इंश्योरेंस किया जाना चाहिए, किस तरह का आपका आईटी सिस्टम है, उसमें कितना रिस्क है और उस रिस्क के हिसाब से आपको कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए कि ताकि आपके आईटी सिस्टम पे अगर साइबर अटैक हो तो आप जो है अपनी नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से कर सकें। देखिए, साइबर अटैक बिल्कुल वैसे ही दुर्घटना है जैसे कि आपकी सड़क पे होती है। ठीक है, सड़क दुर्घटना में आपको चोट लगती है, गाड़ी को चोट लगती है, गाड़ी के डैमेज का हर नुकसान को पूरा करने के लिए आप इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा देती है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो है आपका कंपनी के आईटी सिस्टम को इंश्योर करके अगर उस पर साइबर अटैक होता है और हमको नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए हम लोग इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए उसके बारे में सलाह देने के लिए आपका स्टैंडर्ड साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इसके निर्माण के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई थी और ये IRDAI की जो कमेटी है ये आपका पी उमेश की अध्यक्षता में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 3 के तहत दिसंबर 2020 में मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ हो ची मिन्ह सिटी के ना रोंग बंदरगाह में पहुंचा था? अब देखिए, वियतनाम में बाढ़ आई, एकदम करंट का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अवार्ड वगैरह पढ़ लिया और हो गया। लेकिन करंट अफेयर्स यहाँ पर अवार्ड और डिस्टिंक्शन से अलग आपका जो है एकदम रिसेंट में जो क्लियर कट घटनाएं हुई हैं वहाँ से पूछा है।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईएएस के एग्जाम में या यूपीएससी के द्वारा स्थापित किसी भी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो पिछले कुछ महीनों में हुई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से पूछे गए। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना है जिसमें भारत ने यहाँ पे मजबूती का प्रदर्शन किया है। इंटरेस्टिंग बात है, हम लोगों ने कोरोना वायरस को अच्छे से कवर किया, पर कोरोना वायरस के अलावा बहुत सारी चीज़ों को हम छोड़ गए। ठीक है, विशाखापट्टनम में गैस दुर्घटना हुई थी, लेबनान में बम आपका केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, वियतनाम में बाढ़ आई थी, मेडागास्कर को हमने मानवीय सहायता भेजी थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे नज़र रखना अब जरूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का एक बहुत अच्छा करंट रेफरेंस यहाँ पे आया है। इसका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है सी, आईएनएस किल्तान। आईएनएस किल्तान, आईएनएस किल्तान जो है वो 15 टन राहत सामग्री लेकर के भारत से गया हुआ था। और वियतनाम, भारत वियतनाम के संबंध बहुत मजबूत हो रहे हैं। वियतनाम में आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए थे नवंबर में, और इसी के बाद जो है दिसंबर में इन्होंने बाढ़ राहत के लिए आईएनएस किल्तान में 15 टन राहत सामग्री भेजी थी। आंसर है सी, आईएनएस किल्तान। और ये हो ची मिन्ह सिटी गया था। हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम के दक्षिण में है। ये पुराने समय के दक्षिण वियतनाम की राजधानी थी, पुराना नाम इसका साइगोन, आजकल इसको हो ची मिन्ह सिटी कहा जाता है। यहाँ ये पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 28, यूएनडीपी द्वारा किस भारतीय को एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया है? ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा किस भारतीय को एसडीजी माने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया है? आंसर है डी, सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है डी, सोनू सूद। हम सभी जानते हैं सोनू सूद जो है कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने में और प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे हैं, इसीलिए इनको स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड मिला है। ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय सहायता के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 29, किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड घोषित किया गया है? अब देखिए, हम लोग जैसे ही आईसीसी अवार्ड्स पढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कौन है बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो कि विराट कोहली को मिला है। फिर हम देखते हैं कि वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी विराट कोहली है, लेकिन और स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी। हमने इतना पढ़ा, काम हो गया। लेकिन यहाँ पे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड बोला है, और यहीं पर जो है वो क्वेश्चन पेपर को टफ कर देता है। जनरली हम लोग सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम देते हैं यूपीएससी का, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो दिखने वाली चीज़ों से परे भी जाकर के प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड है। आंसर सी, स्टीव स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा सी, स्टीव स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 30, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के? आंसर सी, 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक। गिरीश चंद्र मुर्मू आप जैसा कि जानते हैं कि पहले जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए। ठीक है, भारत में आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पे थे भारत सरकार में, फिर ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने, और उसके बाद फिर इनको जो है राजीव महर्षि की जगह इनको जो है 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में स्थापित किया गया है। तो 30 का होगा आंसर सी, 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 14 CAG। बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। आंसर 31, यूनेस्को के लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व धरोहर वाले शहरों की सूची में शामिल किया गया? आंसर है बी, ओरछा और ग्वालियर। देखिए, यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जारी करता है। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत में आपका लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम आता है, जिसमें पूरे शहर को एक ऐतिहासिक विरासत घोषित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स, हमारे कल्चरल हेरिटेज जो है, सांस्कृतिक विरासत यहाँ पे है। तो लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम जो है पूरे शहर को सांस्कृतिक विरासत घोषित करने के लिए है। और लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के अंदर दिसंबर 2020 हाल ही में हुआ है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है। और मध्य प्रदेश के 2 शहर इसमें हैं, ओरछा और ग्वालियर। ओरछा जो है राजपूत शासकों के समय, मध्यकालीन राजपूत शासकों के समय जो है ये आपका राजधानी के रूप में विकसित हुआ है ओरछा। और ओरछा का किला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, पर पूरा शहर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ओरछा बाद में छत्रसाल की राजधानी के रूप में भी विकसित हुआ है, राजा छत्रसाल का इससे जुड़ा हुआ है। ग्वालियर का किला ऑलरेडी आपका जो है भारत की संरक्षित विरासत में आता है। राजपूत शासकों के द्वारा इसको विकसित किया गया और आगे चल करके सिंधिया शासकों ने इसको और भी शक्तिशाली बनाया है। तो ओरछा और ग्वालियर सिटी ये यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में आ चुके हैं। 32, अनीता आनंद को किस पुस्तक के लिए पेन हैसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 प्रदान किया गया है? देखिए, बुक किससे क्वेश्चन है पर काफ़ी ट्विस्टेड है। 32, अनीता आनंद को किस पुस्तक के लिए पेन हैसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 प्रदान किया गया है? आंसर है बी, द पेशेंट असैसिन। द पेशेंट असैसिन, असैसिन माने हत्यारा और पेशेंट मतलब धैर्यपूर्ण, एक धैर्यपूर्ण हत्यारा।
क्वेश्चन नंबर 33, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर बनाए गए अपने नए युवा परामर्शदाता समूह में किस भारतीय को रखा गया है? आंसर है सी, अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग जो है वो एक छात्रा हैं और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इनको जो है ये उन लोगों में शामिल है, उन युवा लोगों में जो कि यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के युवा परामर्शदाता समूह में शामिल की गई हैं। अर्चना सोरेंग अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद क्वेश्चन 34, क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय विश्व अर्थशास्त्रीय मंच के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है डी, 112वां। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है विश्व अर्थशास्त्रीय मंच, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जेंडर गैप इंडेक्स ये निकालते हैं, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत 112वें स्थान पे है, जो कि काफी पीछे है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? आंसर है बी, 35वां का आंसर है बी, 42वां संशोधन। 42वें संशोधन में 5 चीजों को जो है आपका केंद्र सूची से राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया ताकि केंद्र भी उस पर कानून बना सके, जिसमें है वन, वन्य जीव, शिक्षा, मापतौल और एक और क्षेत्र है। तो 4 तो डेफिनेटली हैं, टोटल 5 क्षेत्र हैं जिनको राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था। वन, वन्य जीव, शिक्षा और मापतौल। तो वनों को जो है राज्य सूची में लाया गया, समवर्ती सूची में लाया गया 42वें संशोधन। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किन देशों ने नामा 11 का गठन किया है? आंसर है बी, विकासशील देश। देखिए, नामा का फुल फॉर्म होता है नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, गैर कृषि बाजार पहुंच, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस जो है इसको देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की बैठकों में भारत ने अपने कृषि उत्पादों को संरक्षित करने के लिए जो है सुरक्षा की दीवार या आपका ऊंचे टैरिफ यहां पे लगा के रखे थे, ऊंचे शुल्क लगा के रखे थे। विकसित देशों ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि हमको भी कृषि उत्पाद जो है भारत में बेचने हैं। तो भारत ने विकासशील देशों का एक समूह बनाया जिन्होंने ये कहा कि विकसित देशों के कृषि उत्पाद विकासशील देशों में तभी आएंगे जब आपका विकासशील देशों की कृषि का विकास हो चुका रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो गलत है, WTO के ओपन मार्केट पॉलिसीज के खिलाफ है। तो भारत ने ये कहा कि आपका गैर कृषि बाजार पहुंची, यानी कि आपका जो कृषि के अलावा अन्य जो उत्पाद हैं वो भी हम रोक देंगे अगर आपने कृषि का उत्पाद हमारे देश में भेजा तो भारत ने एग्रीकल्चर के प्रोटेक्शन के लिए, कृषि की सुरक्षा के लिए, अपने किसानों की सुरक्षा के लिए नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस यानी गैर कृषि बाजार पहुंच यानी कि औद्योगिक सामानों के आगमन को भी रोक दिया। और जब ये नेगोशिएशंस हुए तो भारत ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था नामा ग्रुप, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस 11, नामा 11। ढेर सारे विकासशील देश हैं जैसे कि आपका वेनेजुएला, ईरान इत्यादि सबके ये सब इस समूह में शामिल हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हम औद्योगिक सामान यानी नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस तभी आने देंगे जब आप हमारी कृषि को सुरक्षा देने का मौका हमको देंगे। जब आप कृषि के सामान नहीं भेजेंगे, तो कृषि उत्पाद नहीं भेजोगे तभी औद्योगिक सामान आएंगे, वरना नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस हम रोक देंगे। और इस मामले में विकासशील देशों का नेतृत्व भारत ने किया था। तो WTO के अंदर में एक दबाव समूह के रूप में नामा 11 की स्थापना भारत ने की थी। और वहीं से एक क्वेश्चन है, काफी टफ क्वेश्चन है, विकासशील देशों का एक संगठन है। तो आंसर है बी, 36B। 37, पेपर गोल्ड पद का क्या आशय है? आंसर है ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, IMF का स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो अपने आप में एक मुद्रा नहीं है, लेकिन 6 मुद्राओं के औसत मूल्य पर आधारित होता है। इसी को पेपर गोल्ड कहा जाता है क्योंकि ये सारी दुनिया में चलता है। IMF का SDR। क्वेश्चन नंबर 38, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित गैसों का घटता क्रम क्या होगा? आंसर है डी, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में सबसे ज़्यादा है, इसलिए ग्रीन हाउस प्रभाव में इसका योगदान सबसे ज़्यादा है। मीथेन जो है धान के खेतों में और आपका खदानों से पैदा होती है, इसका प्रति इकाई मीथेन का ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा है, लेकिन मात्रा कम होने की वजह से सेकंड नंबर पे आ जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है अक्सर कारखानों में पैदा होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन औद्योगिक कार्यों से पैदा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में इनका योगदान जो है ये इस क्रम में है। 38 का आंसर है डी। 39, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों का बढ़ता घटता हुआ क्रम क्या होगा? सबसे बड़ा से सबसे छोटा, आंसर है बी। क्वेश्चन 39 आंसर बी। मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, पचमढ़ी, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 40, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं, आंसर है सी, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए, अम्ल वर्षा कैसे होती है? आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो है कोयला खदानों, कोयला के औद्योगिक इस्तेमाल से ताप विद्युत ग्रहों से निकलते हैं। जहां भी आप कोयला जलाएंगे नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। ये जब ऊपर जाते हैं और बादलों में जाकर के क्रिया करते हैं बिजली चमकने की वजह से और नमी की उपस्थिति से, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है H2O, SO2 जो है H2O के साथ क्रिया करके H2SO4 बना लेता है, और NO2 और N2O जो है वो H2O के साथ क्रिया करके HNO3 या नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3, ये दोनों जो है सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पानी से क्रिया करने से बनते हैं और यही अम्ल वर्षा के रूप में गिरते हैं। तो अम्ल वर्षा या एसिड रेन में नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों का चुनाव कीजिए। कथन 1, शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद धन मूल्य ह्रास, गलत है। कथन 2, प्रति व्यक्ति आय शुद्ध घरेलू उत्पाद बटे राष्ट्रीय कुल जनसंख्या, गलत है। और कथन 3, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बेहतर मात्रक है, गलत है। तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, बहुत ही टफ और डिटेल्ड क्वेश्चन है। कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन 1, संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। कथन 2, कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री के द्वारा समय की जरूरत और परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं। कथन 3, यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो यह आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष भी हों। कथन 4, संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आंसर है डी। कथन 1 और 2 सही है, कथन 3 और 4 गलत है। देखिए, कैबिनेट समितियां जो हैं ये आपका भारत सरकार के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत बनी है। संविधान में इनका जिक्र नहीं है। सरकार कैसे काम करेगी उसके नियमों के तहत इसका निर्माण किया जाता है। तो कैबिनेट समितियों का उल्लेख संविधान में नहीं है, एकदम सही है। दूसरा, कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई जाती हैं, राष्ट्रपति इनको नहीं बनाता, जबकि पूरे मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन उसके अंदर में कैबिनेट कमेटीज जो हैं वो प्रधानमंत्री निर्मित करता है। ठीक है। तो समय की आवश्यकता के हिसाब से पिछली सरकार में 23 कैबिनेट कमेटीज थी, इस सरकार में सिर्फ 6 हैं। प्रधानमंत्री की जरूरत के हिसाब से गठित करते हैं। अगर प्रधानमंत्री किसी कैबिनेट समिति के सदस्य हैं तो वही उसके अध्यक्ष होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष हैं, तो किसी समिति के सदस्य के तौर पे वो नहीं आ सकते, उनको अध्यक्ष बनना ही पड़ेगा। तो 3 जो है वो सही नहीं है, 3 गलत है। सही चीज ये है कि प्रधानमंत्री सभी कैबिनेट समितियों के अध्यक्ष होते हैं जिसमें वो शामिल हों। चौथी बात है, संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष जो हैं ये गृह मंत्री होते हैं। ठीक है। तो संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते, गृह मंत्री या संसदीय कार्य मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो कथन 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत है। 43वां क्वेश्चन, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। कथन 1, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। कथन 2, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित धर्मसभा में किया गया था। आंसर होगा डी। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। देखिए, महावीर के वचनों का संकलन जो है वो आपका आगम साहित्य में किया गया है। आगम साहित्य में 12 अंग माने गए हैं। ठीक है। इसमें नियुक्ति, चूड़नी और टीका का भी उल्लेख आता है। जैनों की प्रथम संगीति हुई थी 342 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सम्राट चंद्रगुप्त के समय स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। यहीं पर श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय की स्थापना हुई थी। स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर संप्रदाय ने सभी जैन धर्म सूत्रों का संकलन किया था और जिसमें 12 अंग हुआ करते थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है। और ये 12 अंग पहले संगीति में या पहले सम्मेलन में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के द्वारा संग्रहित किए गए थे। इसका मतलब है कि जैनों का जो दूसरा संगीति हुआ, दूसरा सम्मेलन,
वो जो वल्लभी में हुआ था उसमें ये नहीं हुआ था। ठीक है, तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित धर्मसभा में हुआ था? नहीं, पाटलिपुत्र में आयोजित धर्मसभा में यह हुआ था, इसलिए कथन 2 गलत है। वल्लभी वाला 512 ईस्वी में हुआ था, देवर्षि क्षमाश्रमण के नेतृत्व में द्वितीय जैन संगीति। यहां पर अंगों का संकलन नहीं हुआ है, वो पहले पाटलिपुत्र के आपके धर्मसभा में हो चुका था। तो कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए। कथन 1, कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है। कथन 2, कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता के द्वारा नहीं। ठीक है, आंसर है ए। कथन 1 और 2 दोनों सही है। कैसे? तो कपिल मुनि सांख्य पद्धति के प्रणेता हैं, ये सब लोग जानते हैं, फिलॉसफी का क्वेश्चन है। ठीक है, जैन साहित्य वाला भी फिलॉसफी क्वेश्चन है। सांख्य हमारा सबसे प्राचीन दर्शन है जो संख्याओं पे या आपका जो है गणना पे आधारित है, क्वांटिफाई करता है चीजों को। और कपिल ये कहते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार या कपिल मुनि के अनुसार प्रकृति और पुरुष यही ब्रह्मांड के दो तत्व हैं। ठीक है, प्रकृति जो है वो सराउंडिंग की समस्त तत्वों की स्थापना करती है, और पुरुष यानी कि जीव या पुरुष जो है वो अपने विचार करने या कल्पना करने की शक्ति रखता है, और दोनों के मिलन से ही आपका विश्व की या ब्रह्मांड की रचना होती है। तो किसी भी ईश्वर के बारे में ये बात नहीं करता। सांख्य दर्शन ईश्वरवादी दर्शन नहीं है, इसलिए कथन 2 भी सही है कि जीवन प्रकृति की शक्तियों के द्वारा गढ़ा गया है, दैवी सत्ता के द्वारा नहीं। क्वेश्चन 45, भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन 1, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। कथन 2, भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से बाहर किसी भी दूरी पर P और S दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आंसर होगा बी। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा बार मैच की दोनों ही पारियों में 0 पे आउट हुआ है? तो सबसे आंसर है CS मार्टिन या क्रिस मार्टिन। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी क्रिस मार्टिन 7 बार टेस्ट की दोनों ही पारियों में डक पे आउट हुए हैं, इसी को डक पेयर कहा जाता है। तो 7 पेयर्स हैं इनके पास। वहीं मुथैया मुरलीधरन 4 बार दोनों पारियों में 0-0 में आउट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए। कथन 1, भारत को 20 जलवायु कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। कथन 2, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। कथन 3, पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज से ज्यादा है। आंसर है बी, तीनों कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 48, उस सही विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में दर्शाता है। 1, सलाया कोयाली मथुरा पाइपलाइन। 2, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। 3, जामनगर लोनी LPG पाइपलाइन। और 4, कांडला भटिंडा पाइपलाइन। आंसर है सी, 2, 4, 3, 1। प्रश्न संख्या 49, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ये हिस्ट्री का नहीं, कल्चर का क्वेश्चन माना जाता है। कथन 1, तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर के द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। कथन 2, अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। कथन 3, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। कथन 4, राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। आंसर है सी, केवल कथन 3 सही है। देखिए, तानसेन का ग्वालियर के निवासी थे और इनका असली नाम राम तनु पांडे था, रामबली पांडे नहीं था, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है। कथन 2, अकबर का विवाह राजा आमेर के राजा भारमल की पुत्री से हुआ था, और भारमल की पुत्री जो है भगवान दास की बहन थी। भारमल के पुत्र का नाम था भगवान दास, तो भारमल की बेटी से अकबर का विवाह हुआ था। हमने जोधा अकबर फिल्म देखी है, ठीक है। और भारमल के पुत्र का नाम था भगवान दास, ठीक है। मूवी में याद कीजिए 3 जन रहते हैं, सूरजामल जो भतीजा रहता है, भगवान दास बेटा रहता है भारमल का, और जोधाबाई बेटी रहती है। तो भगवान दास की बहन से अकबर का विवाह हुआ था। भगवान दास का बेटा है मान सिंह, मान सिंह की बहन से जहांगीर का विवाह हुआ था, मान बेगम जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो मान सिंह की बहन से जहांगीर का विवाह हुआ था, भगवान दास की बहन और मान सिंह की बुआ से अकबर का विवाह हुआ था। तो दूसरा भी कथन गलत है। अबुल फजल अकबरनामा का लेखक है, जिसका भाग है आईने अकबरी, तो अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक है। और कथन चौथा, राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधानमंत्री थे। राजा टोडरमल अकबर के वजीर थे, शेरशाह सूरी के भी वजीर थे, अकबर के भी वजीर थे। 10 साला व्यवस्था इन्होंने डेवलप की है, जो कि भू राजस्व प्रणाली थी। अकबर की सेना का प्रधान सेनापति जो है
वो अलग अलग लोगों को बनाया गया था। कुछ समय तक मिर्जा अजीज़ कोका इनके प्रधान सेनापति हुआ करते थे। कुछ समय बाद जो है भगवान दास को ये जिम्मेदारी सौंपी गई और अंतिम दिनों में मान सिंह ने भी ये जिम्मेदारी उठाई थी। तो इस तरह से अनेक सेनापति हैं, ठीक है। तो प्रधान सेनापति टोडरमल नहीं थे, वजीर थे, वित्त मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। प्रश्न संख्या 50, कथन 1, पट्टचित्र कलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। कथन 2, मंजूषा चित्रकलाएं जूट और कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। कथन 3, पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात और मध्य प्रदेश की जनजातियों के द्वारा बनाई जाती हैं। इसमें आंसर डी, 50 का आंसर है डी। चारों, वैसे लिखा है सभी चारों कथन सही, बल्कि सभी तीनों कथन सही है, तो सारे कथन सही हैं इसमें। पट्ट चित्रकला जो है वो कपड़े की पट्टियों पे बनाई जाती है और ये वैष्णव संप्रदाय में भगवान जगन्नाथ और कृष्ण के यहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं। उड़ीसा में विकसित हुआ है पट्ट चित्रकला। उड़ीसा के अलावा आपको झारखंड, वेस्ट बंगाल में भी मिलेगा। कथन 2, मंजूषा चित्रकलाएं जूट और कागज के डिब्बे बनाए जाते हैं। मंजूषा का मतलब ही होता है डब्बा। अब डब्बे पे कैसे पेंट करोगे, लकड़ी के डब्बे पे पेंट करना मुश्किल है, तो जूट और कागज के डब्बों पे ये बनाया जाता है, ठीक है। ये भी पूर्वी भारत में ज़्यादा फेमस है। कथन 3, पिथौरा चित्रकला गुजरात और मध्य प्रदेश की जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। ये बिल्कुल सही है, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 26 से 50 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन का क्षेत्र यहाँ पे समाप्त होता है। छत्तीसगढ़ का भाग जो है प्रश्न संख्या 51 से 100 तक, इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप साकार एकेडमी से जुड़े रहें और अपने प्रश्नों से संबंधित कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपके दिमाग में डाउट हो, उसको हम तक फॉरवर्ड करें, हम उसके जवाब देंगे। और आप व्यक्तिगत रूप से 1 मार्च 2021 से साकार एकेडमी के सेंटर में आकर के टीचर से मुलाकात कर सकते हैं और अपने डाउट हमेशा क्लियर कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई की रणनीति के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम लोग साकार एकेडमी जल्द ही टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली है, जिसमें आप इस तरह के प्रश्नों को बड़ी आसानी से सुलझा पाएंगे और स्पेशली मेंस के प्रश्नों का जो है आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। थैंक यू।